सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के नए संस्करण जो सीरीज आई है पवन सीरीज, उसका सलूशन करा रहा हूं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हुए सभी प्रश्नों को हम चल रहे हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने पूरा करा दिया था एक ही क्लास में, और साथ ही अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने स्टार्ट किया था एक क्लास में, और एक क्लास ये दो क्लास में आपके अति लघुत्तरीय भी कंप्लीट हो जाएंगे पवन सीरीज के। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने प्रश्न संख्या 46 तक देखा था। इस क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 47 से देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं कंप्यूटर की, तो सभी क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी विषयों का बल्कि मिल जाएगा। कंप्यूटर के सभी क्लासेस को पढ़ने के लिए आप कंप्यूटर के सामने जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से क्लिक करके आप सभी जितने भी कंप्यूटर के क्लासेस हैं सभी को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पे आपका इस क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आपको लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 47 है, MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है। तो MS एक्सेल में देखिए, अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से उसमें कॉलम्स होते हैं, इस तरीके से कॉलम्स होते हैं और फिर रो होते हैं जिसमें डेटा भरा जाता है। ठीक है, तो इसी टेबल के फॉर्म में डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, उसको प्रोसेस करना, ये सब काम किसका है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं। तो MS वर्ड में 9 मेन्यू होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है। तो यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स, लेटर्स तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, पैकेजेस का क्या अर्थ है। पैकेजेस का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान, कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाती हैं। अब देखिए कहीं भी ऑफिस वर्क चल रहा है तो वहाँ कई तरीके के काम होते हैं कागजी, और उन कामों को करने के लिए अब पैकेजेस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे रिपोर्ट तैयार करनी है, लेटर लिखना है, तो उसके लिए MS सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देती है, उन सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वर्ड, MS वर्ड का यूज होता है लेटर्स लिखने में, और साथ ही टेबल के फॉर्म में अगर लिखना हो डेटा को तो एक्सेल का प्रयोग होता है, और पावर पॉइंट का प्रयोग आपको पता है कैसे, प्रेजेंटेशन तैयार करने में। तो पैकेजेस आप समझ गए पैकेजेस क्या है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 51, पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो पैकेजेस कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर पैकेज हो गए, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गए, वर्ड वर्कशीट पैकेज हो गए, और डेटाबेस के लिए पैकेजेस हो गए। तो इन सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं ऑफिस वर्क के लिए, तो ये सारे पैकेजेस हो गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, MS आउटलुक क्या है। MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। तो यह एक सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और इसमें जो पर्सनल जानकारी होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है, जैसे आप जो ईमेल से संदेश भेजते हो, प्राप्त करते हो, और कैलेंडर को जो प्रबंधित करते हो, कैलेंडर का जो मैनेजमेंट होता है, किस डेट में आप क्या करते हो, और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, और ये सारे ट्रैक जो है वह, यह सारे जो रिकॉर्ड है वह MS आउटलुक रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 53 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो इस व्यवस्था के प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध ना होने की समस्या बनी रहती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको पता है कि एक सेटअप चाहिए होता है और वह काफी खर्चीला होता है, तो हर जगह इसको उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए यह इसका दोष हो गया। उसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 54 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। तो यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ आप समझ पा रहे हैं कि विभिन्न अधिगम जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए यह काफी सही रहते हैं, और कम समय में मीटिंग अरेंज करना, ये सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो जाती हैं। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर आप समझ पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह है। तो जैसे आपके घर वाले आपसे कहें कि ये चीजें लेकर के आनी है, और पहले तुम इस दुकान पे जाना, फिर वहां चले जाना, फिर उनके वहां चले जाना, फिर तुम घर आना। तो इस तरीके से आपके घर वालों ने आपको निर्देश दे दिए हैं कई सारे, और उसको फॉलो करते करते आप एक निश्चित कार्य को करते हुए घर आ जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर में भी निर्देश लिखे होते हैं। सॉफ्टवेयर को भी एक निर्देश का एक बंडल होता है, एक तरीके से समझिए, निर्देश उसमें लिखे होते हैं, और इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जो कार्य उसको करना होता है सॉफ्टवेयर को, वह करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रो मैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है, एक युक्ति है जिसके द्वारा जो भी आउटपुट होता है उसे हम प्रिंट कर पाते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। या फिर आप लिख सकते हैं 2 कंप्यूटरों को किसी माध्यम से जोड़ना ताकि वह कंप्यूटर एक दूसरे को फाइल शेयर कर पाए, डेटा शेयर कर पाए, रिमोट कंट्रोल कर पाए। ये सारी सुविधाएं जिस माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 62, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यह 1 किलोमीटर के भीतर कार्य करता है। 1 किलोमीटर से कम इसका रेडियस होता है। किसी कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में जो आप देखते होंगे कंप्यूटर लैब्स में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वह क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद देखिए आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं। तो यह एक बड़े शहर को समझ लीजिए कवर करता है। और इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि आपको इंटरनेट है, यह क्या एक वाइड एरिया नेटवर्क है, और इसके माध्यम से पूरे विश्व के कोने कोने पे लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचार किसे कहते हैं। 2022 और 16 दोनों में पूछा है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। तो संचार से तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे कि अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। अब आप देखिए जैसे आप रियल लाइफ की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक किसी भी काम को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एक रैली निकालना चाहता है तो उस रैली को निकालने के कुछ नियम कायदे कानून है कि हाँ आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और
यहाँ से यहाँ तक आप रैली निकालेंगे, बताना पड़ेगा, इस समय निकालेंगे आप, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये नियम कायदे कानून है। तो ऐसे ही जब कंप्यूटर में किसी चीज कोई काम होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में कोई काम होता है कि एक फाइल दूसरे जगह जा रही है, तो इन नियमों के हिसाब से जाएगी। तो इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल नियम निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे रियल लाइफ में आपके नियम होते हैं, वैसे कंप्यूटरों में भी किसी कार्य को करने के नियम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। या कोई भी आपको पता है कि नेता मंत्री कहीं पे जाते हैं, प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। उस प्रोटोकॉल में कई सारी चीजें फॉलो होती हैं। पहले लोकल पुलिस एक सिक्योरिटी एक दायरा देखती है, फिर इंटेलिजेंस के लोग देखते हैं, और उसके बाद फिर रास्तों को खाली कराया जाता है, और उसके बाद काफिले को मूव किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोटोकॉल होती हैं। वैसे ही कंप्यूटर में सेम आपके है कि नियमों निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर में किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65, सर्वर का क्या अर्थ है। सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर सेवकों, क्लाइंट कंप्यूटर का, सर्वर सेवकों का मतलब हुआ क्लाइंट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, किसी नेटवर्क में है, का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। सर्वर का क्या अर्थ है। सर्वर, अब देखिए सर्वर में क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि सर्वर जो सर्व कर रहा है, जो किसी काम का सुविधा प्रदान कर रहा है। ऐसे आप समझिए सर्वर कौन हो गया, जो किसी एक कार्य की सुविधा प्रदान कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्लाइंट कंप्यूटर चला रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम कौन करता है, सर्वर करता है। ठीक है, तो यह रिक्वेस्ट को पूरा करता है और जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ता है। तो ये सारे हो गए सर्वर का अर्थ, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 66 है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल डुप्लेक्स मोड आप समझिए, यह एक जो सूचना के आदान प्रदान करने का तरीका होता है उसमें से एक है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। देखिए जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो भी ट्रांसमिशन होता है, वह 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है सिंपलेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो आपको पता है कि जो भी ट्रांसमिशन होता है उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक, अब ये जो कोई सूचना जा रही है इधर से, ठीक है, और उसी समय पे कोई सूचना अगर आ भी सकती हो, तो इस तरीके के ट्रांसमिशन मोड को क्या कहते हैं, इस तरीके के ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रेषक होता है और एक जो रिसीवर होता है, इनके बीच जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वह एक साथ ही हो सकता है। ठीक है, प्रेषक और रिसीवर दोनों एक ही समय पे एक साथ संचारित और प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही भेज सकता है। ठीक है, और सिंपलेक्स में क्या होता है, सिंपलेक्स में पहले से निश्चित होता है कि ये केवल भेजेगा और दूसरा केवल रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करने वाला भेज नहीं सकता। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डेटा प्रदान करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि सर्च इंजन का काम क्या है। सर्च इंजन का काम है जो भी जिस चीज से रिलेटेड जो यूजर है वह खोजना चाह रहा है इंटरनेट पे, उसी चीज से रिलेटेड जो सबसे रिलेटेबल जानकारी हो उसको क्लाइंट तक पहुंचाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 68, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कहीं भी डेटा, आपको पता है इस समय
बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर्स में, तो इसको डेटा को स्टोर करने और अच्छे से जब उस डेटा का इस्तेमाल करना हो तो तेजी से आप कर पाओ, जो प्रोसेस हो वो स्लो ना हो, तो इसके लिए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिससे ढेर सारा डेटा आप इकट्ठा भी कर सकते हो और जब चाहो जिस डेटा को तेजी से एक्सेस भी कर सकते हो और डेटा को सुरक्षित भी रख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 69 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह आप याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 70, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं और आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कंप्यूटर शिक्षा का क्या अर्थ है, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर शिक्षा कितनी आवश्यक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 71, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो सूचना के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पूर्णता, मतलब कि जो भी सूचना है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा है विषमयकारी तत्व। विषमयकारी तत्व उसमें होने चाहिए, मतलब ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाएं, ठीक है। और इसके बाद देखिए तीसरा है पूर्व जानकारी से सहमत, मतलब कि डेटा ऐसा होना चाहिए, सूचना ऐसी होनी चाहिए कि पहले से जो चीजें पता है उसके आधार पे फिर अगला डेटा हो। ऐसा ना हो कि पिछले से सहमत ही ना रखता हो, पिछले से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्व जानकारी में सुधार, पूर्व जानकारी में सुधार होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही बात 4 बार घुमा घुमा के बताई गई हो और एक ही बात कई बार लिखी गई हो। इसके बाद है शुद्धता या यथार्थता, तो उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। समयबद्धता, समय पे सूचना प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। और कार्य संपादन में सहायक, और जो भी कार्य संपादन है, जो भी कार्य चल रहा है उसमें सहायक होनी चाहिए सूचना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 62, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 15 अगस्त 1995 से लगभग हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग जो होते हैं, मुख्य सूचना कंप्यूटर होता है और टेलीफोन होता है, मॉडेम होता है, नेटवर्क होता है, उपग्रह होता है, उपग्रह संचार होता है और केबल नेटवर्क होता है। ये सब क्या है? इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए देखिए टेलीफोन का तार हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, केबल नेटवर्क हो सकता है या कंप्यूटर, चौथे पे आप लिख सकते हैं राउटर। तो ये सब क्या है? ये सब 4 युक्तियां हैं जो इंटरनेट से जुड़ने में मदद करती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मॉडेम क्या है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर को संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। का संक्षिप्त रूप मॉडेम है। यह एक ऐसी युक्त डिवाइस है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचार के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। तो मॉडेम सिंपली आप बता सकते हैं कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है और इसे जो सूचना प्राप्त होती है इसे वह कन्वर्ट करता है और साथ ही जो भी कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे से क्या तात्पर्य है? तो एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अब गेटवे क्या है? गेटवे को समझिए आप। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे कि नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें
नेटवर्क में संचार हो सके। ठीक है, गेटवे एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका उपयोग दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग करके दो नेटवर्कों को अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेटवर्क होता है, हर एक नेटवर्क का अपना अलग प्रोटोकॉल है, तो उन सभी चीजों को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए क्या, दो नेटवर्क को मिलाने के लिए गेटवे का इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डब्ल्यूएलएल का पूरा नाम लिखिए। तो डब्ल्यूएलएल का पूरा नाम होता है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। तो इसको आप इतना भी अगर लिख लेंगे वायरलेस लोकल लूप तो ये भी सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है हमारा, इसके कौन कौन से साधन हैं यह यहाँ पे जानना चाह रहा है। आईसीटी के कौन कौन से साधन है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो साधन है उसमें आता है उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली टेक्स्टर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। ये सब क्या है, आईसीटी के साधन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा निर्देशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों, मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं पाठ्य पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली हो सके, ये होता है प्रौद्योगिकी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग हैं कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियां। ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन क्या है। 2018 में पूछा है सर्च इंजन। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचनाओं में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचनाओं की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग इत्यादि हैं। तो सर्च इंजन आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी कोई कुछ खोज रहा है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको प्रेजेंट करना, उन वेबसाइटों को प्रेजेंट करना, ये क्या होता है, सर्च इंजन का काम होता है। जैसे कि गूगल करता है, याहू करता है, बिंग करता है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो क्या होता है, देखिए शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। तो ये आप समझ पा रहे होंगे शैक्षिक रेडियो क्या है। जो रेडियो के ऐसे कार्यक्रम हैं जो विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं और शिक्षा में मदद करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग होता है, फोन कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो ये सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 4 प्रकार होते हैं। दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर के साथ चौक की जगह
स्टाइलस डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब स्मार्ट क्लासेस की निशानी है, जहाँ पे अब हर एक चीज टेक्नोलॉजी के मदद से बदल दी जा रही है, जो भी कार्य होते हैं क्लासरूम में। इसके बाद देखिए वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिससे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। पहले ही सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए सर्च इंजन का क्या आशय है? ये अभी मैंने आपको बताया। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। इसके बाद देखिए वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो यह एक तरह का दस्तावेज है जो स्क्रीन पर दिखता है। ये क्या है? वेब पेज जो एक तरीके का दस्तावेज है जो मोबाइल स्क्रीन पे दिखता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सीडी रोम क्या है? तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए सीडी डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, वरन इससे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान ले जाया भी जा सकता है और कम लागत में इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये हो गया सीडी, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? 2019 में पूछा है। तो आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर नाम से भी जाना जाता है। तो स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? जो चीजें आप देखिए, आपको पता है कि बच्चे एग्जाम्पल के माध्यम से या करके या किसी चीज को देख के ज्यादा सीखते हैं, तो यही बात जो है वह लागू होती है यहाँ पे स्लाइड के द्वारा प्रेजेंटेशन में। स्लाइड में क्या होता है? विषय तो होता है, साथ साथ उस विषय से जुड़ी फोटो होती है और किस तरीके से वह कार्य करता है, ये सारी चीजें भी आप देखते हैं। तो ये होता है स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति से, और जो विषय होता है वह रोचक हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस के प्रमुख तत्व बताइए। तो डेटाबेस के तत्व हैं, डेटाबेस एलिमेंट किसी भी प्रकार के डेटाबेस को तैयार करने की महत्वपूर्ण टूल है जिसकी सहायता से आप डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से है, जैसे ग्राहक, उत्पाद या बिक्री रिपोर्ट आदि। एक डेटाबेस में कई तत्व और विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डेटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेन्यू, मेन आइटम, कमांड और टूलबार अलग अलग हो सकते हैं। तो डेटाबेस किस तरीके से प्रमुख तत्व है या डेटाबेस के यहाँ पे कौन से प्रमुख तत्व हैं, ये आपको बताना था, ये आपने देखा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज हैं और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 95, भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ? डीएलएड 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 दिसंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ किया गया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। अब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 को। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे अति लघुत्तरी में, सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे। ये क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए।
अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं और अपने तैयारी को बेहतर बना पाएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। सभी विषयों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पढ़िए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आप लोग की समस्याओं का हल कर सकूं। तो कमेंट आप जरूर करिए, आपको लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चाहिए या नहीं, और साथ ही आप बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी। और इसी तरीके से कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा। ऐप का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सीधे टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा ऐप में जब आप 3rd सेमेस्टर कोर्स में एनरोल कर लोगे तो वहाँ पे आपको सभी जो क्लास है चैप्टर वाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, और उसके बाद पीडीएफ मिलेगा हैंड रिटन नोट्स का, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिलेगा, मास्टर क्लास की पीडीएफ, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आप कम समय में वहां पे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो इसी तरीके से लगे रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।